नेट फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए और नेट फोर्स से एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक स्पेशल टेक्निक लगाते हैं. दैट टेक्निक इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम. तो आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम किसको कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनते हैं और उसकी प्रैक्टिस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की. देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कहाँ यूज होते हैं. ये एक रूफ के साथ में हमने एक पुली लगा दी. ये पुली यहां घूम सकती है, इट इज फ्री टू रोटेट. और इस पर हमने ये एक स्प्रिंग लगा दी. इस स्प्रिंग के नीचे यहां पर फिर हमने एक पुली लगाई. इस पुली में एक स्प्रिंग लगाई. ओके, अब इस स्प्रिंग में फिर से हमने वेट रखा दिए. तो दिस इज 5 kg, दिस इज 3 kg. यहां पर हमने वेट लगा दिया एंड दिस इज सपोज 6 kg. अब ये बताइए इस पुली में 5 kg और 3 kg कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा. 5 kg नीचे और 3 kg ऊपर. तो 3 kg किधर जा रहा है, ऊपर, विद सर्टेन एक्सेलरेशन एस. ओके, अब ये बताइए ये है 6 kg. इस पुली में देखिए इधर कितना है 6 kg. इस तरफ टोटल कितना है, तो ये किधर जाएगा, नीचे. अगर ये पूरा सिस्टम ऐसा नीचे जाएगा तो 3 kg भी किधर जाएगा, नीचे. अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए 3 kg का एक्सेलरेशन कितना. तो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है और कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है. तो हमको एक चीज तो मालूम है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन मास. और ये मास हमको मालूम है, हमको सिर्फ क्या निकालना है, फोर्स. तो इस पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं. अब ऐसी सिचुएशन में कैसे फोर्स निकलेगा, अभी आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे निकलेगा. क्योंकि इस फोर्स के कारण 8 kg फोर्स के कारण 3 kg नीचे जा रहा है, लेकिन 5 और 3 के सेट में 3 ऊपर जा रहा है. तो अल्टीमेटली हम यहां बाहर से देखेंगे तो 3 नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, वी डोंट नो. और इसी को बनाने का तरीका जो है दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम. तो आज हम स्टडी करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं एंड व्हाट डज इट मीन. ओके, फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है. देयर इज अ सिस्टम इन विच देयर आर मोर देन वन फोर्सेस एक्टिंग. जैसे यहां पर इसको ये पुली नीचे खींच रही है, देयर इज वन फोर्स. एज ए रिएक्शन ये जो रूफ है, रूफ ये इस पुली को ऊपर खींच रहा है, पुली उसको नीचे खींच रही है. इस पुली को ये 6 kg नीचे खींचता है, पुली 6 kg को ऊपर खींचती है, ये स्प्रिंग ऊपर खींचती है, ये स्प्रिंग इसको नीचे खींच रही है, ये स्प्रिंग इस पुली को नीचे खींच रही है और ये इसको ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है इस तरफ, ये भी नीचे खींच रहा है, ये पुली दोनों को ऊपर खींच रही है. ऐसे आप गिनेंगे तो 10 फोर्सेस हो जाएंगे एंड वी विल बी थॉरोली कंफ्यूज कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इतने ज्यादा फोर्सेस हैं. तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ा सिंपल और छोटा सा रास्ता है. वो रास्ता ये है कि आपको जिस किसी एक बॉडी को लीजिए जिस पर आपको फोर्सेस मालूम हो, उसमें एक बॉडी को लेना है और उस पर आपको ये राउंड लगा देना. अब हम क्या करेंगे कि इस बॉडी को इस पूरे सिस्टम से फ्री कर देंगे.
फ्री करके हमने यहां पर इसका एक डायग्राम बनाया 6 kg। इस पर नीचे लगने वाला फोर्स बनाया, ऊपर लगने वाला फोर्स बनाया टेंशन, टेंशन, और इसका एक्सेलरेशन ये ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, a, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, a। इसके बारे में इस बॉडी, इधर ध्यान दीजिए, इस बॉडी के बारे में जितनी क्वांटिटीज हैं हमने सब यहां पे लिखी। उसका मास, उसका एक्सेलरेशन a, ऊपर लगने वाला फोर्स, नीचे लगने वाला फोर्स, ठीक है। लेकिन ये सारे फोर्स इस बॉडी पर लग रहे हैं। इस समय हम ये ध्यान नहीं देंगे कि यहां कितना फोर्स लग रहा है, यहां कितना फोर्स लग रहा है, यहां कितना फोर्स लग रहा है, नो। क्यों? क्योंकि हमने इस बॉडी को इस सिस्टम से फ्री कर दिया। ये एक डायग्राम बना, दिस डायग्राम इज व्हाट, फ्री बॉडी का डायग्राम, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो कई बार आप इसको अलग लिखकर बनाते हैं और बाद में जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम इसको अलग बनाते भी नहीं, यहीं के यहीं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। गोला लगाते यही कैलकुलेट कर लेते, बाद में सर्कल भी नहीं लगाते, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते। So that is free body diagram. Free body diagram का meaning one body is made free from the system and all the quantities related to that body is only taken. उस समय इस पर बताइए नेट फोर्स कितना है, ये ऊपर जा रहा है, कौन खींच रहा है इस बॉडी को ऊपर, T, टेंशन, ठीक है। अब आप बोलोगे ये खींच रहा है, तो नहीं खींच रहा है क्योंकि ये हमारे सर्कल के अंदर नहीं है, सिर्फ हमने इस बॉडी को फ्री किया है। इस बॉडी पर कौन कनेक्ट है, स्ट्रिंग, इसका टेंशन ऊपर खींचता है और इसका mg नीचे खींचता है, तो इस पे नेट फोर्स कितना आया, T माइनस mg। ये नेट फोर्स है, किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। क्या सबूत है ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये बॉडी किधर जा रही है, ऊपर। दैट मीन्स दोनों में बड़ा कौन है, T बड़ा है, इसलिए ऊपर जा रही है। तो T माइनस mg इज द नेट फोर्स। इस नेट फोर्स को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है, m, इसका एक्सेलरेशन कितना है, a, तो मास इनटू एक्सेलरेशन कितना हुआ, m इनटू a। सो दिस इज नेट फोर्स, दिस इज नेट फोर्स, सो टू आर इक्वल, राइट। दूसरे तरीके से आप समझ लीजिए नेट फोर्स कितना है, T माइनस mg। इसमें अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, एक्चुअल एक्सेलरेशन। अब इस m को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, T माइनस mg इज इक्वल टू m। ये एक इक्वेशन हमको मिला, और ये एक इक्वेशन क्यों मिला, क्योंकि हमने क्या बनाया था, फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरह से एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से हमको एक इक्वेशन मिलता है। उसी तरह से जब हम इस बॉडी का बनाएंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, इस बॉडी का बनाएंगे फिर एक इक्वेशन मिलेगा। ऐसे हम चाहे किसी एक एक बॉडी को पकड़ के बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं, जितनी हमको जरूरत है। तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में आगे यूज करेंगे अलग अलग सिस्टम। ओके, उसके पहले अब हम एक और शब्द समझते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ टेंशन। What is meant by tension? Okay, टेंशन क्या होता है, बार बार हम लोग इसको यूज करेंगे। टेंशन के लिए कुछ चीजें समझिए, इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग फिर डेरिवेशन पे आएंगे, अगेन वी विल मेक इट। ओके, तो अभी लेते हैं व्हाट इज मीन बाय टेंशन। एक स्ट्रिंग को हमने लिया, धागा, और उसके दोनों एंड को पकड़ के ऐसे खींचा। खींचने से क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स इतने डिस्टेंस पर सेट हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने की कोशिश करता है, ऐसे बढ़ेगा। ओके, जैसे ही ये बढ़ेगा, ये इसको पसंद नहीं आता और ये वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहते हैं। हमने बढ़ा दिया,
बढ़ाने के बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहते हैं। कैसे आएंगे? ये फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाकर ये जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया इसको ऐसा खींच लेंगे। ये चीज आपने देखी है स्प्रिंग्स में। एक स्प्रिंग को आप ऐसा खींचिए, वो अप्लाइड फोर्स को ऐसा ऊपर खींच लेता है। तो ये वाला जो फोर्स है हर दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखिए, यहां पर हमने इसको रूफ के साथ में, छत के साथ में बांध दिया। ये स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल्स है और यहां पर हमने फोर्स लगाया। ये इसने ऐसा किया और सबका डिस्टेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है, ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, और ये किसको खींचता है? जो चीज हमने नीचे लटकाई थी उसको ये ऐसा ऊपर खींचेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही हमने इसको नीचे खींचा, इसके अंदर एक फोर्स पैदा हो गया। उस फोर्स का नाम है टेंशन। एक खाली स्ट्रिंग थी, क्या उसके पास वो फोर्स था? नहीं था, क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं था। जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके रिएक्शन में वो अपने अंदर एक फोर्स पैदा कर देता है। उस फोर्स का नेचर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उस फोर्स से वो क्या चाहता है कि उसकी लंबाई बढ़े मत, इसलिए वो वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूल। और उस चक्कर में ये क्या करेगा? हमने जो फोर्स लगाया है उसको अपोज करेगा। अदरवाइज ये फोर्स तो इसको खींच के ले जाएगा, लंबा कर देगा। ये लंबा नहीं होना चाहता, इसलिए ऊपर फोर्स लगाता है। इस फोर्स को क्या बोलेंगे? टेंशन। अब इस टेंशन की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं ये फोर्स ऐसे नीचे लगा रहा हूं तो ये किधर जाना चाहता है? ऊपर। तो टेंशन की डायरेक्शन क्या है? ऊपर। ये मॉलिक्यूल ने इसको खींचा, किधर खींचा? ऊपर। इसलिए टेंशन की डायरेक्शन यहां पर क्या है? ऊपर। यहां देखिए, ये छत के साथ लगा है, ठीक है? छत इसको पकड़ कर रखी है, ये किधर जाना चाहता है? नीचे। तो इस कांटेक्ट में, छत वाले कांटेक्ट में, इस मॉलिक्यूल को बाकी सारे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, क्योंकि ये गैप बढ़ गया है, इसको कम करना है। तो ये मॉलिक्यूल इसको खींचता है, किधर जा रहा है? नीचे। इसलिए यहां पर टेंशन की डायरेक्शन कैसी है? नीचे की तरफ। तो अगर हमने इस रूफ के साथ में ये एक स्ट्रिंग को लटकाया और यहां पर वेट को लटकाया mg, तो ये धागा इसको किधर खींचेगा? ऊपर की तरफ। ये टेंशन। और इस पर मॉलिक्यूल के फोर्स कैसे लग रहे हैं? नीचे की तरफ। इसको नीचे खींचते हैं, तो ये है टेंशन। तो टेंशन के फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो हमने आंसर बनाया, द फोर्स ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, वेयर आंसर इज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां पर इसने रूफ को कांटेक्ट किया, तो इसने, रूफ ने इसको ऊपर की तरफ खींचा, क्योंकि ये किधर खींच रहा था? नीचे। ये नीचे खींचता है, कौन से फोर्स से? टेंशन। यहां पर देखिए mg इस पर लगा, mg इसको नीचे खींचता है, तो ये धागा mg को ऊपर खींचता है और अपने अंदर एक फोर्स डेवलप कर देता है। कौन सा फोर्स? टेंशन। तो टेंशन फोर्स का रूट कॉज क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इसके नियम क्या हुए? इसके नियम ये हुए कि टेंशन दोनों एंड्स में डेवलप होता है और उसकी क्वांटिटी बराबर होती है। ये रूल भी बड़ा पक्का है, बराबर होती है। अदरवाइज क्या होगा? पूरा ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा। टेंशन इसमें कम और इसमें ज्यादा है तो धागा टूट जाएगा, क्योंकि इसमें नेट फोर्स आ जाएगा और नेट फोर्स से एक पार्ट में एक्सेलरेशन आएगा। तो हो सकता है ऐसे हमने धागा लटकाया, नीचे वाले पॉइंट को पकड़ा और ज्यादा ही जोर लगा दिया, तो क्या होगा? नीचे वाला टूट के आ जाएगा हमारे यहाँ। लेकिन अगर वो नहीं टूटता है तो क्या होगा? जो भी हम फोर्स लगाते हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स पे बराबर आ जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हमने खींचा, ये जितना फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर देखिए, इसने यहाँ एक्शन किया, इसने इस पे रिएक्शन किया, दोनों फोर्स इक्वल।
इसने पीछे इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे रिएक्शन किया, इस पर एक्शन किया, इसने इस पे रिएक्शन किया, तो सभी कैसे होते हैं आपस में इक्वल। तो जितना टेंशन यहाँ होगा उतना टेंशन ही यहाँ होगा। अब इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं अलग अलग टेंशन के बारे में। नंबर 1, टेंशन इज स्प्रेड ऑल ओवर द स्ट्रिंग। टेंशन इज स्प्रेड ऑल ओवर स्ट्रिंग। Number 2, direction of tension. Direction of tension is opposite to applied force at point of contact. In one string, tension has one value or same value. Tension has same value at every point. तो एक स्ट्रिंग जितनी जगह भी चली जाए, हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम रहती है। इसका एग्जांपल मैं आपको ये बता सकता हूं। ये एक रूफ है, इस रूफ पर हमने ये एक पुली लगाई है, इस पुली में यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगाया, इस स्ट्रिंग में यहाँ एक पुली रखी, इस पुली के नीचे यहाँ वेट लगा दिया M1 और ये स्ट्रिंग ऐसे जाती हुई यहाँ गई, यहाँ एक दूसरी पुली है, इस पुली से ऐसा गई और यहाँ जाकर एक दूसरा वेट लगाया M2। अब एक स्ट्रिंग ऐसे गई है, ये M1 अलग वेट है, ये M2 अलग वेट है और यहाँ पर M3 है, ये अलग ही वेट है। तीनों वेट अलग अलग है, हर इस पर अलग अलग फोर्स लग रहा है, लेकिन स्ट्रिंग कितनी है? एक। इसलिए यहां पर टेंशन, यहां पर टेंशन, यहां पर टेंशन और यहां पर हर जगह टेंशन की वैल्यू कैसी होगी? सेम। ये आपको याद रखना है। स्ट्रिंग जितने रास्ते से मर्जी चली जाए, क्यों? स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल सब आपस में जुड़े हुए हैं और उसका एक्शन रिएक्शन पेयर बन के चला जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू कैसी रहती है? सेम थ्रू आउट। अब थोड़ा सा ये जो लिखा है इसके बेसिस पर यहाँ टेंशन की डायरेक्शन देखिए। यहाँ पर इस मास को टेंशन किधर लेगा? ऊपर। ये इसको ऊपर खींचता है, पुली को ये स्ट्रिंग, पुली ने इसको संभाला हुआ है और नीचे नहीं गिरने देती, पुली इसको ऊपर खींचती है, तो ये स्ट्रिंग इसको किधर खींचेगी? नीचे। और इसके पास कौन सा फोर्स है? टेंशन। यहां पर ये रहा टेंशन और यहां पर ये है टेंशन। तो जहां कांटेक्ट होगा उससे उल्टी डायरेक्शन में टेंशन, फिर यहां पर ऊपर की तरफ टेंशन, यहां नीचे की तरफ टेंशन, फिर यहां नीचे टेंशन और यहां ऊपर टेंशन। अब आप गिन के देखिए, इस स्ट्रिंग पर टोटल फोर्स कितना है? टेंशन 0। जोड़ी जोड़ी हर जगह बनती है नीचे ऊपर, इसलिए याद रखिए किसी भी स्ट्रिंग में नेट टेंशन का फोर्स कितना होता है? 0। राइट? ये नेसेसरी है और हर पॉइंट पर टेंशन का फोर्स एक जैसा ही रहेगा। दिस विल हेल्प अस इन कैलकुलेशन ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, क्योंकि टेंशन हर जगह पर हमको एक ही मिलता है। ओके, सो दिस इज टेंशन। अब इसके बाद हम फिर वापस उस पे आते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम पे, और उसके बेसिस पर 2-3 तरह के फोर्सेस या 2-3 तरह के मोशन स्टडी कर। कनेक्टेड मोशन, okay, when more than one particle are connected to each other, either by a string or by a link, और सिंपल एक दूसरे से दो बॉडी ऐसी टिकी हुई और एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं और वो सिस्टम
या बॉडी मूव कर रहा है, उस समय हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर एक पर कितना फोर्स लग रहा है और हर एक का कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, कितना स्प्रिंग्स में टेंशन है, ऑल दिस कैलकुलेशन। ये सब कैलकुलेशन हमको कब करनी है? जब मोशन कैसा हो रहा है? कनेक्टेड। तो कनेक्टेड मोशन में हमारा पहला एग्जांपल है पुली, सिंपल पुली। ओके, सिंपल पुली हमने ली, पुली ये M1 M2 एक स्ट्रिंग के दोनों तरफ हमने लटका दिया। इसमें किसी एक को बड़ा होना चाहिए। लेट अस सपोज M2 is greater than M1। If M2 is greater than M1 तो कौन नीचे आएगा, कौन ऊपर जाएगा? यस, M2 नीचे आएगा और M1 ऊपर जाएगा, राइट। तो जब ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा किसी नेट फोर्स के कारण जब बॉडी मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन आता है, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, क्योंकि ये कनेक्टेड है, राइट। तो कनेक्टेड मोशन में ये बना, ये दोनों बॉडी। अब ये बताइए ये एक ही तरफ चल रही है कि अलग अलग तरफ चल रही है? M1 M2 है अलग अलग। डायरेक्शन कैसी है इनके मोशन की? सेम कि डिफरेंट? ये किधर जा रहा है और ये तो सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट है। ओके, ये स्ट्रिंग दिख रही है, दिस इज द स्ट्रिंग। इधर क्या लगा हुआ है? M2। इधर क्या है? M1। M2 इधर जा रहा है, स्ट्रिंग के उल्टी तरफ इधर जा रहा है। M1 किधर जा रहा है? जिधर स्ट्रिंग बंधी हुई है उधर जा रहा है, तो M1 इधर जा रहा है जिधर स्ट्रिंग बंधी हुई है। सेम डायरेक्शन है कि अलग अलग? सेम डायरेक्शन। तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पुली लगाई है। तो पुली का काम ही होता है, पुली क्या करती है? पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये पुली का वर्क है। तो उसमें हम जिस तरह से लपेटते हैं, ऐसा हमने निकाला तो एक ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा और एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। अगर ऐसे लगा दिया पुली को इस तरह से, तो एक ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, एक नीचे जाएगा। सो पुली इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। एनीवे, ओके। लेकिन ये स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बदल सकती, वो तो फिक्स है। इसका ये मतलब है कि अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन भी कितना होगा? a। जो इसकी वेलोसिटी है वो इसकी वेलोसिटी है, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तीनों का रीजन क्या है? रीजन ये है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, इसलिए इन तीनों की सब क्वांटिटीज बराबर होगी। अब देखिए, अगर एक मास M2 को हम छोड़ देते हैं, ऐसे यहाँ पे हमने छोड़ दिया, ये नीचे गिरता है, इसका एक्सेलरेशन कितना होता है? जी। यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया, नहीं पकड़ा है, तो ये नीचे गिर रहा है, क्या इसका एक्सेलरेशन जी होगा कि कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? किसी भी चीज का एक्सेलरेशन जी तब होता है जब इस पर नेट फोर्स कितना होता है? mg। जी की वैल्यू अगर 9.8 है तो उस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 9.8 m। उससे ये नीचे गिरेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी। लेकिन यहां पर जैसे ये नीचे गिरने लगता है, ये वाला स्ट्रिंग का टेंशन ये इसको ऊपर की तरफ इसके फोर्स को कम कर देता है। क्यों? इसको कहां से ताकत मिलती है? यहां से, क्योंकि M1G इधर लग रहा है और इधर क्या लग रहा है? M2G। तो इस टेंशन के कारण ये M2G कम हो जाएगा।
तो नेट फोर्स इसका कम हो गया, नेट फोर्स कम हो गया तो इसका एक्सेलरेशन भी कम है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक बॉडी को अगर हम फ्री छोड़ दें तो वो जी एक्सेलरेशन 9.8 से नीचे गिरती है, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन आ जाए, चाहे तो एयर का रेस्ट्रिक्शन हो चाहे तो अपोजिट फोर्स का रेस्ट्रिक्शन हो, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा जी से कम हो जाएगा क्योंकि उसका फोर्स कम हो जाएगा। और एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय ओके। ये जब नीचे आता है तो स्ट्रिंग को नीचे खींचता है, स्ट्रिंग वापस इसको ऊपर खींचती है, यहां पर ये भी नीचे खींचता है स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचती है, तो यहाँ क्या आ गया? टेंशन। यहाँ भी क्या आ गया? टेंशन। इन दोनों टेंशन की वैल्यू T1 T2 लेनी है या दोनों की T लेनी है? T लेनी है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है कि एक स्ट्रिंग में टेंशन की एक वैल्यू रहेगी, दूसरी स्ट्रिंग होगी तो भले दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो भले ये M1 और M2 हैं, T कैसा रहेगा? सेम। ओके, ये प्रिंसिपल याद कर लीजिए कि इधर M1G इधर M2G इधर, और हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है? ये A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये दो वैल्यूज हमको चाहिए। और हमको मालूम क्या क्या है? गिवन क्वांटिटीज हैं, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। ये तीन चीजें गिवन है और ये दो चीजें हमको निकालनी, एक्सेलरेशन A एंड टेंशन T। ओके, देखिए इसको किस तरह से निकालेंगे। तो पहला स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम के मेथड से निकालते हैं। ऐसा नहीं कि और कोई मेथड फिजिक्स में नहीं होता, दूसरा भी हो सकता है, कंप्लीट सिस्टम वाला, लेकिन इसको फ्री बॉडी डायग्राम से करेंगे, इजीली बनेगा। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में ये बॉडी को फ्री करेंगे, इस बॉडी को फ्री किया यहां पर, तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स क्या है? M2G। ऊपर की तरफ फोर्स क्या है? टेंशन। और रिजल्ट क्या है? एक्सेलरेशन A। तो इस पर नेट फोर्स कितना आएगा? M2G बड़ा है कि टेंशन बड़ा है? कैसे पता लगा M2G बड़ा है? क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है। ओके, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा? M2G माइनस T, ये है नेट फोर्स। नेट फोर्स को हमने मास से डिवाइड किया, इसका मास कितना है? M2। उस समय आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इसके कारण ये भी तो ऊपर चढ़ रहा, तो क्या हम मास इसका लेंगे कि दोनों का लेंगे? बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। फ्री बॉडी डायग्राम हमको ये बोलता है कि एक बार आपने इसको बॉडी से फ्री किया है, बाकी सिस्टम को भूल जाइए। जब आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इधर 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 नहीं देखेंगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ इसको याद रखिए। तो मास किसका लेना है? इसी का लेना। एक्सेलरेशन इसी में है, फोर्स किसमें लग रहा है? इसी में लग रहा है। तो हमारे लिए बस इतना सा ही न्यूमेरिकल है। तो इसका एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाला? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये M2 को इधर कर दीजिए, M2A। तो हमारा इक्वेशन क्या बना? M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। ये हमको एक फ्री बॉडी डायग्राम ने एक इक्वेशन दिया, ठीक है। ये अगर अब आपने लिख लिया तो अब देखिए ये वाले में फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए और इसका इक्वेशन बना के मुझे बताइए। इस सिस्टम के लिए ये सिस्टम किधर जा रहा है? ऊपर, तो कौन बड़ा होगा? यस, गुड। चलो इसको बनाइए। ठीक है, नेट फोर्स कितना आया? T माइनस M1G, और नेट फोर्स की दूसरी कैलकुलेशन क्या होगी? M1 इंटू A। तो ये आ गए दो इक्वेशन। अच्छा, अब अगर ये दो इक्वेशन आ गए, देयर आर टू अननोन क्वांटिटीज A एंड T एंड देयर आर टू इक्वेशन।
बस नाउ इट इज इजी क्वेश्चन। आप दो अननोन क्वांटिटीज हैं, इसको बना लीजिए, दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक एक को एलिमिनेट करते हैं, पहले टी को एलिमिनेट करते हैं। टी को एलिमिनेट करना बहुत आसान है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से माइनस टी प्लस टी, टी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, ऐड करके देखिए क्या आता है, निकालिए ए की वैल्यू। जिसकी ए की वैल्यू निकल जाएगी वो फिर टी की वैल्यू निकालिए। किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू रख के फिर टी की वैल्यू निकालो। मास वाले जितनी क्वांटिटीज हैं उसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लीजिएगा रिजल्ट के टाइम। मास वाला रेशियो है जी, ये मास वाला रेशियो इनटू जी। इस तरह से हमने ए और जी दोनों की वैल्यूज निकाली। ओके, तो इस तीन कंपार्टमेंट और ये इंजन, इंजन ने फोर्स लगाया एफ, एफ के कारण इस लिंक में टेंशन डेवलप हुआ टी, M3 के साथ कनेक्ट है, इसको हमने T3 नाम दिया। जब ये आगे जाएगा इसमें भी एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, ये टेंशन इस कंपार्टमेंट को आगे खींचेगा, लेट दिस टेंशन बी T2। ये वाली लिंक इसको आगे खींच रही है कितने टेंशन से, T1। ये इंजन आगे चलता है, पूरी ट्रेन आगे चलती है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए ये कौन सा टॉपिक है, कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन में एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि जो पूरा सिस्टम होता है उस सिस्टम में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हर मेंबर पर इक्वल लगती है। वो कौन सी क्वांटिटी है, आंसर है एक्सेलरेशन, नॉट फोर्स। एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी एक साथ चल रही है। ये नहीं हो सकता कि दो डब्बे की स्पीड अलग हो और इसकी अलग हो, अलग अलग हो जाएंगे फिर। इसलिए ये नेचुरल है, अंडरस्टूड है कि तीनों सबकी पूरी ट्रेन की स्पीड एक जैसी होगी। जब भी स्पीड बढ़ेगी तो सबकी एक साथ बढ़ेगी, मींस एक्सीलरेशन भी एक जैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसा होगा, राइट? क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड। तो कनेक्टेड होने से हमको क्या प्रॉपर्टी मिली, देयर एक्सीलरेशन इज सेम। दैट मीन्स it has, the whole train has acceleration A। अच्छा, अब टेंशन की बात, T1, T2, T3 ये इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे, क्या लगता है आपको? ओके, लॉजिक लगाते हैं। T1 ट्रेन इस तरफ जा रही है, T1 किस डब्बे को खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? T1 किस डब्बे को खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रेन इधर जा रही है, सिर्फ M1 में खींचने वाला कौन है? इंजन। ये उसके साधन है T3, T2, T1। तो T1 किसको खींच रहा है? M1 को इस तरफ। M2 को कौन खींच रहा है? T2। लेकिन इससे और कौन जुड़ा हुआ है? तो T2 किसको किसको खींच रहा है? राइट। और T3 किसको खींच रहा है? तीनों को खींच रहा है। तो क्या तीनों टेंशन बराबर होंगे? नहीं होंगे, ठीक है? इस पे सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर इन तीनों की। तो ये टेंशन अलग अलग होते हैं सब लिंक से। ये बात समझ में आई? इस कनेक्टेड मोशन में क्या चीज कॉमन है बताइए? क्या चीज डिफरेंट है? टेंशन ऑन द लिंक्स इज डिफरेंट। अब इन दोनों की क्वांटिटी हम निकालनी है, किस तरह से निकलेगी? तो पहले एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। उसके लिए हम लगाएंगे फोर्स ऑन द सिस्टम, फोर्स ऑन सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम।
force on system, this is F. Mass of system m1 plus m2 plus m3. ये क्या मिला हमको? एक्सेलरेशन. बस ये एक्सेलरेशन आ गया. This acceleration belongs to all the compartments individually. हर एक का इतना इतना एक्सेलरेशन होगा. ओके, ये हमने एक्सेलरेशन सबका निकाला. अब टेंशन निकालते हैं. टेंशन निकालने के लिए जो टेक्निक हम लगाते हैं पहले हमने पढ़ चुकी है, फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में पहले हम निकालना चाहते हैं T1. तो हमने क्या किया, ये वाला बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. यहां पर रखा हमने m1 और इसके इस तरफ कितना फोर्स है T1. इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? A is the acceleration in this direction, T1 is the force and m1 is the mass. इस तरफ कितना फोर्स है? 0. इधर तो कोई नहीं खींच रहा. अब इसका इक्वेशन बनाइए. इक्वेशन क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इस पे नेट फोर्स कितना है बताओ? एक ही तो फोर्स लग रहा है T1, तो नेट फोर्स कितना हुआ? T1. मास इनटू एक्सेलरेशन m1 इनटू A. अब A हमारी नोन क्वांटिटी नहीं है, A यहां डिराइव्ड क्वांटिटी दिस, तो A की वैल्यू रख देते हैं. तो T1 की वैल्यू कितनी आई? T1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू F. F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, उसकी वैल्यू रख दी. तो ये क्या मिला आपको? टेंशन इन दिस लिंक नंबर 1. ओके, अब दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम. सामने की तरफ कितना टेंशन काम कर रहा है? T2. नीचे T1. एक्सेलरेशन A. इसको सेट करिए. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स कितना आया? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब T2 की वैल्यू निकाल के बताइए. T1 को इधर करो और T1 की ये वैल्यू रखो. T1 को इधर करते हैं तो T1 की ना ये वाली वैल्यू रखो, M और A वाली, क्योंकि ये भी कैसी है? M और A. तो ये T2 इज इक्वल टू व्हाट? M2A प्लस T1. दिस इज M2A प्लस M1A. A कॉमन निकाल लो और अंदर क्या बचेगा? M1 प्लस M2 और A की वैल्यू रख देते. F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ये आ गई T2 की वैल्यू. T2. ओके, अब आप देख रहे हैं एक सिमेट्री आ जाएगी. T1 में ऊपर कौन है? फ्रैक्शन तो वही है. टोटल F अपॉन दिस. ये क्या है? एक्सेलरेशन. T1 ने किसको संभाला है? किस पर फोर्स लगाया? M1. तो यहाँ M1. T2 ने किस पे लगाया? M1 और M2 दोनों को खींच रहा है, तो M1 प्लस M2. तो बताइए T3 क्या होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय प्लस M2 प्लस M3 इंटू F. ये कैंसिल हो गया. तो T3 इज इक्वल टू F. और यहां डायग्राम में देख भी रहे हो, यहां तो और कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा F किस में कन्वर्ट होता है? टेंशन. T3. राइट? दिस इज ऑल्सो T3. तो F इज इक्वल टू T3. ये वैल्यू इस तरह से. अगर इस तरह से 7 बोगीज होती, 7 कंपार्टमेंट, तो पहले के लिए हम क्या लेते? T1 M1, दूसरे के लिए M1 प्लस M2, तीसरे के लिए हाँ, ऐसे चलते जाता है.
तो फिफ्थ बोगी के लिए क्या होता है टेंशन? M1, M2, M3, M4, M5 डिवाइडेड बाय सातों का सम सिग्मा है, वो टोटल आ जाता है। समझ आ रहा है? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट टेंशन इन ईच एंड एवरी लिंक। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड मोशन। अब कनेक्टेड मोशन का एक और एग्जांपल लीजिए, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये नोट कर लिया सबने? थर्ड एग्जांपल इज, अच्छा एक चीज और है, क्या हम पुली वाले क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते थे? पुली वाला देखिए, ये पुली थी, ये है M2 और ये M1, M2G नीचे काम करता है, M1G भी नीचे काम करता है, M2 M1 से बड़ा है। तो नेट फोर्स कितना हुआ बताइए? नेट फोर्स ऑन सिस्टम। अभी हम पूरे सिस्टम को लेके काम कर रहे हैं और फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे। तो बताइए, नेट फोर्स ऑन सिस्टम ये इस तरफ खींच रहा है, ये इसको कैसा घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। M1 कैसा घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा कौन है? M2, इसलिए ये किधर घूमेगी? क्लॉकवाइज, और ये किधर जाएगा? नीचे। तो नेट फोर्स कितना होगा? M2G माइनस M1G। ये घुमाता है क्लॉकवाइज और ये घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एक प्लस और एक माइनस, ये नेट फोर्स आ गया। ओके, सो दिस इज M2 माइनस M1 इंटू G। उसके बाद टोटल मास ऑफ सिस्टम, बताइए टोटल मास कितना है? पुली को छोड़ दीजिए, M1 एंड M2, टोटल मास कितना हुआ? M1 प्लस M2। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते? फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज दिस M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M2 प्लस M1। और यही हमने फ्री बॉडी डायग्राम से निकाला। पर ये इस पर्टिकुलर केस में बन गया क्योंकि ये एक सिंपल केस था। अगर ये केस कॉम्प्लिकेटेड होगा, दो से ज्यादा मेंबर होंगे और बहुत सारे फोर्सेस होंगे, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके नीचे एक और पूरी लटक रही है, उसमें भी दो मास लटक रहे हैं, इससे उसमें पूरे सिस्टम का एक एक्सीलरेशन नहीं है, तो उसमें हमको बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। इसलिए ये वाला एक आध एग्जांपल में चल सकता है सिंपल में, पर हर एक में चलने के लिए क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम, वो हर जगह फिट हो जाएगा। समझ में आया? तो फ्री बॉडी डायग्राम इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अब हम कनेक्टेड मोशन का एक प्रॉब्लम और लेते हैं छोटा सा। देयर आर मोर देन वन बॉडीज which are connected to each other. M1, M2, M3। इसमें M3 बॉडी M2, M3 को दबा रहा है, M1, M2 को दबा रहा है, F1, और ये इसको दबा रहा है F2। यहां से ये दोनों क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि हम इधर फोर्स लगा रहे हैं। दिस फोर्स इज F। F फोर्स लगाने से ये तीनों आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। ये एक्सेलरेशन है A एक्सेलरेशन से ये आगे चल रहा है। तो बताइए A एक्सेलरेशन कितना होगा? तो ये A एक्सेलरेशन आपको निकालना आता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स कितना है? F। इसी के टुकड़े कौन से हैं? F1 इसने इस पे लगाया, F2 इसने इस पे लगाया, लेकिन टोटल फोर्स कितना है? F ऑन द सिस्टम। पूरे सिस्टम का मास कितना है? So this is acceleration of the system. ये दोनों किसके हैं? सिस्टम। फ्री बॉडी में हम क्या करते हैं? एक बॉडी पे फोर्स, एक बॉडी का मास। सिस्टम में पूरे सिस्टम का फोर्स, पूरे सिस्टम का मास। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब बताइए यहां पर F2 की वैल्यू,
F2 is equal to mass into acceleration. मास इंटू एक्सीलरेशन। अब बताओ F2 कौन से मास को पुश कर रहा है? इस डायरेक्शन में F2 किसको पुश कर रहा है? सिर्फ F3 को पुश कर रहा है। तो मास क्या लेंगे? F2 ने किस मास पर फोर्स लगाया? M3 पे M3, और उसका एक्सेलरेशन ये रहा M1 प्लस M2 प्लस M3, और ये F। दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज मास। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? F2। व्हाट इज F2? फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड बॉडी ऑन द थर्ड बॉडी। फोर्स बाय सेकेंड बॉडी ऑन थर्ड। ठीक है, इसको देखकर अब आप मुझे बता सकते हैं फोर्स बाय फर्स्ट ऑन सेकेंड। फोर्स बाय फर्स्ट ऑन सेकेंड बॉडी, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। किस किस मास को ढकेल रहा है? यस। तो ये क्या आ जाएगा? देखिए, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो F1 किसके बराबर है? देखिए, ये F1 लगा और ये इधर F2 लगा। ये मास कितना है? M2। तो F1 ने किस किस को पुश किया? M2 और M3। M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन। और अब एक्सेलरेशन को हम लोग उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। So this will become M2 plus M3 multiplied by F. This is force on first, force by first on second is equal to M2 plus M3 multiplied by acceleration, and acceleration is this F upon M1 plus M2 plus M3. So this is force by body number 1 on body number 2. अगर इसको फोर्स की डेफिनेशन में लिखे, हाउ वी कैन राइट इट? F21, this is F32, this is F21. तो उसी के जैसा है, लिंक जैसा ही है, मास जुड़ते चले जाएंगे जितने मास को उसने पुश कर। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड मोशन। तो कनेक्टेड मोशन में ये तीन तरह के हमने पढ़े, और आगे कोई आएंगे तो उसके करेंगे।